लगता है भगवान भी हमसे नाराज हो गए हैं। अगर ऐसे ही हालात रहे तो भूख से मरने की नौबत आ जाएगी। मुझे अब यहाँ से बाहर जाकर काम ढूंढना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह वो गांव छोड़ने का फैसला कर लेता है। उसकी माँ पहले ही गुजर चुकी थी और उसका कोई परिवार भी नहीं था, इसलिए वो अपने कंधे पर एक छोटा सा झोला डालता है और काम की तलाश में निकल पड़ता है। कई घंटों तक चलने के बाद वो एक दूसरे गांव में पहुंचता है। उस गांव का नाम था विजयपुर। ये गांव रामपुरा से बिल्कुल अलग था। यहाँ खेत हरे थे, कुएं पानी से भरे थे और लोग खुश दिखाई दे रहे थे। भूषण ने राहत की सांस ली। शायद यही वो जगह है जहाँ मुझे काम मिल सकता है। वो गांव में काम की तलाश करने लगा, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, काम पहले से लोगों के पास है। दिन ढलने लगा। भूषण थककर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी समय उसकी नजर एक बड़ी सी गौशाला पर पड़ी। वहां बहुत सारी गायें और भैंस बंधी हुई थीं। भूषण को लगा शायद यहाँ काम मिल जाए। वो हिम्मत करके अंदर चला गया। वहां एक अमीर किसान खड़ा था, जगत सेठ। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते बेटा, कौन हो तुम? पहले कभी गांव में नहीं देखा। मेरा नाम भूषण है सेठ जी। मैं पास के गांव रामपुरा से आया हूँ। वहाँ अकाल पड़ गया है, खेत सूख गए हैं, लोगों के पास खाने तक को नहीं है, इसलिए काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। जगत सेठ ने ध्यान से भूषण को देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में सच्चाई साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हारी हालत तो सच में खराब लग रही है। सेठ जी, अगर मुझे आपके पास कोई काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। जगत सेठ कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, देखो भूषण, मेरे पास एक काम तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम वो कर पाओगे। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, आप जो काम देंगे मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। जगत सेठ मुस्कुराया। अच्छा तो सुनो, मेरे पास 50 गाय और 50 भैंस हैं। तुम्हें रोज सुबह और शाम उनका गोबर साफ करना होगा, उन्हें चारा देना होगा और पानी पिलाना होगा। ये काम आसान नहीं है। भूषण थोड़ी देर चुप हो गया। उसने गौशाला की ओर देखा। इतने सारे जानवरों को संभालना सच में मुश्किल था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। अगर मैंने ये काम भी छोड़ दिया तो शायद मुझे कहीं भी काम नहीं मिलेगा। फिर उसने हिम्मत करके कहा, मैं ये काम कर लूंगा सेठ जी। ठीक है, इसके बदले में तुम्हें महीने के 200 रुपए दूंगा और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। भूषण की आंखों में चमक आ गई। धन्यवाद सेठ जी, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। लेकिन फिर उसे एक बात याद आई। सेठ जी, एक विनती है। क्या? अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। जगत सेठ ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, तुम गौशाला में रह सकते हो। भूषण खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। उस दिन से भूषण की नई जिंदगी शुरू हो गई। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, गौशाला साफ करता, गाय और भैंसों को चारा देता, उन्हें पानी पिलाता, दिन भर मेहनत करता। शाम को फिर से वही काम करता। गांव के लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। एक दिन जगत सेठ गौशाला देखने आया। उसने देखा कि गौशाला पहले से कहीं ज्यादा साफ थी, जानवर स्वस्थ थे और दूध भी पहले से ज्यादा मिलने लगा था। भूषण, जी सेठ जी। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। धन्यवाद सेठ जी। आज से तुम्हारी तनख्वाह 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दी जाती है। भूषण खुश होकर बोला, सेठ जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं भूषण, ये तुम्हारी मेहनत का फल है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। भूषण ईमानदारी से काम करता रहा। कुछ सालों में उसने अच्छी रकम जमा कर ली। फिर उसने अपने लिए गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया बनवा ली। अब वो रात में अपने घर सोने लगा। एक दिन वो अपनी कुटिया में बैठा सोच रहा था, मैंने बड़ी मेहनत से ये पैसे जमा किए हैं, लेकिन अगर चोरी हो गई तो? मैं दिन भर तो गौशाला में रहता हूँ, घर खाली रहता है, अगर कोई चोर घुस आया तो? भूषण अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर बैठा था। उसके सामने मिट्टी का एक छोटा घड़ा रखा था, जिसमें उसने अपने मेहनत के पैसे छुपा कर रखे थे। वो बार बार उसी घड़े को देख रहा था। मैंने ये पैसे कई सालों की मेहनत से जमा किए हैं। अगर किसी चोर को पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। गांव में पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। रात में कई घरों से सामान गायब हो जाता था।
भूषण को चिंता होने लगी। अगले दिन वो हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठकर गौशाला पहुंचा। काम खत्म करने के बाद उसने तय किया कि वो अपनी समस्या जगत सेठ को बताएगा। जगत सेठ उस समय गौशाला के बाहर खड़े होकर अपने नौकरों से बात कर रहे थे। भूषण धीरे धीरे उनके पास गया। सेठ जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ भूषण, बोलो क्या बात है। सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। मैंने कई सालों की मेहनत से कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन दिन भर मेरा घर खाली रहता है, इसलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं चोरी ना हो जाए। जगत सेठ ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। तुम सही कह रहे हो भूषण, मैंने भी सुना है कि गांव में चोरी बढ़ रही है। मैं सोच रहा था कि अपने पैसे किसी सुरक्षित जगह पर रख दूं। जगत सेठ कुछ देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, ऐसी स्थिति में गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारे पैसे सुरक्षित रह सकते हैं। कहाँ सेठ जी? जमींदार का घर। भूषण थोड़ा हैरान हो गया। जमींदार का घर? हाँ, इस गांव के जमींदार बहुत बड़े और सम्मानित आदमी हैं। उनके घर पर पहरेदार रहते हैं। वहां चोरी होने की संभावना बहुत कम है। क्या वो मेरे पैसे रख लेंगे? अगर तुम विनम्रता से उनसे बात करोगे तो शायद वो मना नहीं करेंगे। भूषण ने सिर हिलाया। ठीक है सेठ जी, मैं आज ही उनसे मिलने जाऊंगा। दोपहर के समय भूषण जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार का घर किसी महल से कम नहीं था। ऊंची दीवारें, बड़ा लोहे का दरवाजा और दरवाजे पर खड़े 2 पहरेदार। भूषण थोड़ा घबरा गया, फिर उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास गया। रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे जमींदार जी से मिलना है। क्यों मिलना है? मुझे उनसे एक जरूरी काम है। पहरेदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या काम है? मैं अपने कुछ पैसे सुरक्षित रखने के लिए आया हूँ। पहरेदार ने कुछ पल सोचा। ठीक है, अंदर जाओ, लेकिन सीधे जाकर जमींदार जी को प्रणाम करना। भूषण धीरे धीरे अंदर चला गया। जमींदार अपने बड़े आंगन में बैठे हुए थे। उनके आसपास कई नौकर खड़े थे। भूषण उनके सामने जाकर झुक गया। नमस्ते जमींदार जी। नमस्ते, कौन हो तुम? मेरा नाम भूषण है। मैं जगत सेठ के यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, तो बोलो क्या काम है? जमींदार जी, मैंने कई सालों की मेहनत से कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन गांव में चोरी बढ़ गई है, इसलिए मैं अपने पैसे आपके पास सुरक्षित रखने आया हूँ। जमींदार की आंखों में हल्की चमक आ गई। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? करीब 6,000 रुपए। जमींदार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वाह, ये तो अच्छी रकम है। भूषण ने अपनी छोटी सी थैली निकाली। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं अपने पैसे आपके पास रखने आया हूँ। जमींदार ने थैली अपने हाथ में ली। चिंता मत करो भूषण, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद जमींदार जी। गिनने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। भूषण खुश होकर वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, जमींदार के चेहरे की मुस्कान बदल गई। मूर्ख आदमी, इतनी बड़ी रकम खुद मेरे पास लेके आ गया। अब ये पैसे वापस कैसे मांग पाएगा? जमींदार जोर से हंसा। समय धीरे धीरे बीतने लगा। भूषण पहले की तरह मेहनत करता रहा। अब उसकी हालत पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। उसके पास थोड़ा और पैसा भी जमा हो गया था। एक दिन वो खेतों के पास बैठा सोच रहा था। अब मुझे अपनी खुद की जमीन खरीदनी चाहिए। अगर मैं खेती शुरू कर दूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। फिर उसे अपने पुराने पैसे याद आए। मेरे 6,000 रुपए अभी भी जमींदार के पास हैं। अगर वो पैसे भी मिल जाएं तो मैं जमीन खरीद सकता हूँ। उसने फैसला किया कि वो अगले दिन जमींदार से पैसे वापस मांगेगा। अगले दिन भूषण जमींदार के घर पहुंचा। वो पहले की तरह आंगन में गया। नमस्ते जमींदार जी। जमींदार ने उसे देखा, लेकिन इस बार उन्होंने पहचानने का नाटक नहीं किया। कौन हो तुम? मैं भूषण हूँ जमींदार जी। 2 साल पहले मैंने आपको 6,000 रुपए दिए थे सुरक्षित रखने के लिए। जमींदार ने भौएं चढ़ाई। मुझे याद नहीं है। जमींदार जी, आपने खुद कहा था कि मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। कोई कागज है तुम्हारे पास? कागज? हाँ, जब भी कोई पैसे देता है तो हम कागज पर लिखते हैं। नहीं जमींदार जी, मैंने तो आप पर भरोसा करके पैसे दिए थे। जमींदार अचानक गुस्से में आ गया। तो तुम मुझ पे झूठा आरोप लगा रहे हो? नहीं जमींदार जी, मैं सिर्फ अपने पैसे मांग रहा हूँ। यहाँ से चले जाओ। कृपया जमींदार जी, वो मेरी सारी मेहनत की कमाई है। जमींदार ने गुस्से में अपने आदमियों को बुलाया। इस आदमी को बाहर निकालो। जमींदार जी, मेरे पैसे। इसे मारो। जमींदार के आदमी भूषण को डंडों से मारने लगे। भूषण जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आई। कुछ देर बाद उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया।
भूषण घायल हालत में अपने घर लौट आया। उसके शरीर पर चोट के निशान थे और आंखों में आंसू। उसे समझ आ गया था, जमींदार ने उसके पैसे हड़प लिए थे। भूषण अपने घर की खाट पर चुपचाप लेटा हुआ था। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान थे, हाथों में सूजन थी और पीठ पर डंडों के गहरे निशान पड़ गए थे। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन दर्द अभी भी कम नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा दर्द उसे अपने शरीर का नहीं, बल्कि अपने मेहनत के पैसों के खो जाने का था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था, जमींदार का क्रूर चेहरा और उसके आदमियों की मार। मैंने जिंदगी भर ईमानदारी से काम किया, किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उधर गौशाला में जगत सेठ को भी अजीब लग रहा था। भूषण पिछले 2 दिनों से काम पर नहीं आया था। भूषण ऐसा आदमी नहीं था जो बिना बताए काम छोड़ दे। जगत सेठ को चिंता होने लगी। भूषण कभी भी काम से गायब नहीं रहता, जरूर कोई समस्या हुई है। उन्होंने तुरंत एक नौकर को बुलाया। रामू, जी मालिक। तुमने भूषण को कहीं देखा है? नहीं मालिक, 2 दिन से वो गौशाला में नहीं आया। जगत सेठ को बेचैनी होने लगी। मैं खुद जाकर देखता हूँ। जगत सेठ सीधे भूषण की कुटिया की ओर चल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भूषण खाट पर लेटा हुआ है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। जगत सेठ तुरंत उसके पास गए। भूषण? भूषण ने धीरे से आंखें खोली। सेठ जी, आप? तुम 2 दिन से काम पर क्यों नहीं आए? क्या हुआ तुम्हें? भूषण उठने की कोशिश करने लगा। नहीं नहीं, तुम लेटे रहो। फिर उन्होंने उसके शरीर के घाव देखे। ये चोटें कैसे लगीं? भूषण की आंखें भर आईं। सेठ जी, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्या हुआ? मुझे सब सच सच बताओ। भूषण ने पूरी कहानी सुनानी शुरू कर दी। सेठ जी, 2 साल पहले आपने ही मुझे जमींदार के पास पैसे रखने की सलाह दी थी। हाँ, मुझे याद है। मैंने अपने 6,000 रुपए उनके पास रख दिए थे। फिर? जब मैं पैसे लेने गया तो उन्होंने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। जगत सेठ हैरान रह गए। क्या? उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई कागज नहीं है, इसलिए वो पैसे नहीं देंगे। ये कैसे हो सकता है? जब मैंने उनसे विनती की तो उन्होंने अपने आदमियों से मुझे पिटवा दिया। भूषण की आवाज भर्रा गई। सेठ जी, वो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी। जगत सेठ कुछ देर तक चुप रहे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये बहुत बड़ा अन्याय है। अब लगता है मेरे पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। जगत सेठ ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए। ऐसा नहीं है। क्या मतलब? मेरे पास एक तरकीब है। जगत सेठ भूषण के पास झुक गए। उन्होंने धीरे धीरे उसके कान में पूरी योजना बताई। भूषण ध्यान से सुनता रहा। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर हल्की उम्मीद दिखाई देने लगी। सेठ जी, क्या सच में ये काम करेगा? अगर लालच उसके अंदर है तो ये जरूर काम करेगा। भगवान करे ऐसा ही हो। तुम बस वही करना जो मैंने कहा है। भूषण ने सिर हिलाया। अगली सुबह गांव में एक अजीब दृश्य देखने को मिला। जगत सेठ अपने हाथ में एक बड़ा सूटकेस लेकर जमींदार के घर जा रहे थे। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान थे। लगता है सेठ जी कहीं दूर जा रहे हैं। हाँ, सूटकेस भी साथ है। जगत सेठ सीधे जमींदार के महल पहुंच गए। दरवाजे पर पहरेदार खड़े थे। कौन? जाकर जमींदार जी को बताओ कि जगत सेठ आए हैं। पहरेदार तुरंत अंदर गया। कुछ ही क्षणों में जमींदार खुद बाहर आ गए। अरे जगत सेठ, आप खुद यहाँ? नमस्ते जमींदार जी। नमस्ते, आइए आइए, अंदर आइए। दोनों अंदर बैठ गए। जमींदार ने नौकर को आवाज दी। अरे, मेहमानों के लिए शरबत लाओ। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, कहिए सेठ जी, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? जगत सेठ ने सूटकेस अपनी गोद में रखा। असल में मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास काफी पैसा है और मुझे डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए। जमींदार के कान खड़े हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पैसे कुछ महीनों के लिए अपने पास रख लें। जमींदार की आंखों में लालच चमक उठा। कितने पैसे हैं? जगत सेठ ने सूटकेस हल्का सा खोला। अंदर नोटों की गड्डियां भरी हुई थीं। जमींदार की सांस जैसे रुक गई। लगभग 50,000 रुपए हैं। जमींदार के चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। अरे सेठ जी, ये भी कोई पूछने की बात है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन अंदर ही अंदर जमींदार सोच रहा था, वाह, आज तो बड़ी मछली हाथ लगी है। अगर ये पैसा भी मिल गया तो मजा आ जाएगा। तभी दरवाजे से एक आवाज आई।
नमस्ते जमींदार जी। जमींदार चौंक गया। भूषण अंदर आ गया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? भूषण ने शांत स्वर में कहा। जमींदार जी, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ। जमींदार तुरंत समझ गया कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो जगत सेठ को शक हो सकता है और इतना बड़ा पैसा उसके हाथ से निकल सकता है। इसलिए उसने तुरंत फैसला लिया। अरे भूषण, अच्छा हुआ तुम आ गए। जी? उस दिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया था। क्या? इतने लोग आते हैं इसलिए थोड़ी परेशानी हो जाती है। फिर उसने नौकर को आवाज दी। अरे भूषण के पैसे लेकर आओ। कुछ देर बाद नौकर एक थैली लेकर आया। जमींदार ने थैली भूषण को दे दी। ये लो तुम्हारे 6000 रुपए। धन्यवाद जमींदार जी। भूषण शांतिपूर्वक वहां से चला गया। जमींदार अब पूरी तरह खुश था। उसे लगा अब 50,000 रुपए उसके हाथ लगने वाले हैं। भूषण अपने पैसे लेकर जमींदार के घर से बाहर निकल गया। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। जिन पैसों के लिए उसने 2 साल तक चिंता की थी वो आखिरकार उसे वापस मिल चुके थे। लेकिन दूसरी तरफ जमींदार के मन में एक अलग ही खुशी थी। उसे लग रहा था कि अब उसे 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। उसकी नज़र बार बार उस सूटकेस पर जा रही थी जो जगत सेठ के पास रखा था। जमींदार ने मुस्कुराते हुए जगत सेठ की ओर देखा। सेठ जी, अब आप निश्चिंत होकर अपना पैसा मेरे पास रख सकते हैं। मुझे पता था कि आप जैसे ईमानदार आदमी ही मेरे पैसे सुरक्षित रख सकते हैं। जमींदार के चेहरे पर और बड़ी मुस्कान आ गई। आपका भरोसा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो क्या मैं ये सूटकेस आपके पास रख दूं? बिल्कुल बिल्कुल। जमींदार के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लग रहा था कि बस कुछ ही क्षणों में इतनी बड़ी रकम उसके हाथ में आने वाली है। तभी अचानक बाहर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। दरवाजे से जगत सेठ का नौकर रामू दौड़ता हुआ अंदर आया। वो हाँफ रहा था। मालिक बड़ी खबर है। क्या हुआ रामू? मालिक, अभी अभी व्यापारियों का संदेश आया है। कौन सा संदेश? उन्होंने कहा है कि अब आपको बाहर के राज्य जाने की जरूरत नहीं है। जमींदार थोड़ा चौंक गया। ऐसा क्यों? वो लोग खुद हमारे गांव आ रहे हैं। जगत सेठ ने खुशी का नाटक किया। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। फिर उन्होंने जमींदार की ओर देखा। अब तो मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं रही। जमींदार के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। तो अब इन पैसों को आपके पास रखने का कोई मतलब नहीं रहा। ये सुनते ही जमींदार का दिल बैठ गया। अरे लेकिन आप तो। कोई बात नहीं जमींदार जी। आप चाहें तो पैसे फिर भी मेरे पास रख सकते हैं। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। जमींदार के चेहरे पर मजबूर मुस्कान आ गई। वैसे आपका बहुत धन्यवाद। किस लिए? आपने इतनी ईमानदारी दिखाई। जमींदार के पास कोई जवाब नहीं था। अगली बार अगर जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आपके पास आऊंगा। जगत सेठ ने सूटकेस उठाया। चलो रामू। जी मालिक। दोनों वहां से बाहर निकल गए। जैसे ही जगत सेठ वहां से गए, जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जोर से चिल्लाया, धत तेरी की। फिर उसने मेज पर जोर से हाथ मारा। ये क्या हो गया? उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी। अगर मैंने भूषण के पैसे वापस नहीं दिए होते तो आज 50,000 रुपए मेरे हाथ में होते। वो कुर्सी पर बैठ गया। लालच ने मुझे मूर्ख बना दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर जगत सेठ और रामू गांव के रास्ते से वापस लौट रहे थे। थोड़ी दूर जाकर भूषण उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने जगत सेठ को देखा, वो तुरंत उनके पास आया। सेठ जी, हाँ भूषण। आपकी तरकीब काम कर गई। भूषण की आंखों में खुशी के आंसू थे। अगर आज आप न होते तो मेरे पैसे कभी वापस नहीं मिलते। भूषण, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। लेकिन सेठ जी, मैंने सिर्फ एक गलत आदमी को उसकी ही कमजोरी से हराया है। उसकी कमजोरी? हाँ, लालच। भूषण मुस्कुराया। सच कहा आपने। अब भूषण के पास उसकी पूरी मेहनत की कमाई थी। कुछ ही दिनों बाद उसने गांव के बाहर एक छोटी सी जमीन खरीद ली। उसने खेती शुरू कर दी। भूषण बहुत मेहनत करता था। धीरे धीरे उसकी खेती अच्छी होने लगी। उसकी जिंदगी बदलने लगी। गांव के लोग भी उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। कुछ महीनों बाद भूषण अपनी जमीन पर काम कर रहा था। तभी जगत सेठ वहां आए। भूषण, अरे सेठ जी, आइए। कैसी चल रही है खेती? आपकी कृपा से बहुत अच्छी। मुझे पता था कि तुम जरूर सफल होगे। अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं आज भी परेशान होता। भूषण, जिंदगी में 2 चीजें कभी मत छोड़ना। कौन सी? मेहनत
और ईमानदारी। जी सेठ जी। जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, भगवान भी उसकी मदद करते हैं। और जो लालच करता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है। दोनों मुस्कुराने लगे। उस दिन के बाद भूषण की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो एक सफल किसान बन गया। गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे और जमींदार, उसका लालच धीरे धीरे सबके सामने आ गया। लोगों का भरोसा उस पर से उठने लगा। सीख: जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, भगवान उसका साथ जरूर देते हैं, लेकिन जो लालच और धोखे से कमाता है, उसका अंत हमेशा बुरा होता है।